नमस्ते भारत के सभी बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, ठीक है। मैं रौनक झा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान विस्तार पर। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से ब्रिलियंस का सफ़र। आज हम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th का साइंस 2 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने पहला चैप्टर क्यों नहीं लिया। तो इसके पीछे बेटा एक कहानी है। आज से 3 साल पहले जब मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया था तो मेरा जो पहला क्लास था वो 10th स्टैंडर्ड में था। और जो पहला लेक्चर था वो बेटा चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का था। ऑफलाइन में मेरी जर्नी इस चैप्टर के साथ शुरू हुई थी, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन में भी इसी चैप्टर के साथ मैं अपनी जर्नी को शुरू करता हूँ। एंड हियर आई एम, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मैं आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और समय ज़ाया ना करते हुए, ठीक है। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ बेटा। लाइफ प्रोसेस, मेरे साथ कहिएगा बेटा। इट इज अ प्रोसेस which is required, which is required to maintain the life of an organism on the earth। ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस which is required to maintain the life of an organism on the earth। ठीक है बेटा, ये एक प्रोसेस है जो कि रिक्वायर्ड है मेंटेन रखने के लिए लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया, ऐसे प्रोसेस जो कि रिक्वायर्ड है संतुलन बनाए रखने के लिए, जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, इंसान के या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए, उन सारी प्रक्रियाओं को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि लाइफ प्रोसेस का कोई एग्जाम्पल है। तो कई सारे एग्जाम्पल है बेटा, हमारे अंदर कई सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तभी भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, excretion, circulation, and control coordination ठीक है, ये सारे ही लाइफ प्रोसेस अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, अगर ये सारे ही लाइफ प्रोसेस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, इफ लाइफ प्रोसेस occurs then the organism is considered
एज लिविंग बेटा। अगर लाइफ प्रोसेस अकर हो रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसे हम लिविंग कंसीडर करते हैं, उसे हम लिविंग कहते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? लाइफ प्रोसेस होना। लाइफ प्रोसेस यानी रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर ये सारे ही लाइफ प्रोसेस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं तो उसे हम कंसीडर करते हैं लिविंग। अगर लाइफ प्रोसेस इफ life process do not occur, then the organism is considered, हाँ बेटा आप सही है, क्या होगा? is considered as नॉन लिविंग। पर कब नॉन लिविंग होगा? जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ प्रोसेस अकर नहीं कर रहा, लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो रहा, तब उस ऑर्गेनिज्म को हम कंसीडर करते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस है जो कि रिक्वायर्ड है जिंदा रहने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर। ऐसी प्रक्रिया जो कि ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए इस पृथ्वी पर, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर ये सारे ही प्रक्रिया, ये सारे ही लाइफ प्रोसेस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कंसिडर करते हैं लिविंग। अगर ये सारे ही लाइफ प्रोसेस नहीं हो रहे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसे हम कंसिडर करते हैं नॉन लिविंग। ठीक है बेटा, उसे हम कंसिडर करते हैं नॉन लिविंग। इस चैप्टर के अंदर, इन दिस chapter our हमारा और आपका, ठीक है, मेरा और आपका कंप्लीट फोकस होगा। आवर कंप्लीट फोकस is going to be on लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके ऊपर कंसंट्रेशन रहेगा अपना? किस पे फोकस रहेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी स्पेसिफिकली हमारा फोकस होगा ह्यूमंस पे। किस पे फोकस होगा बेटा? ह्यूमंस पे, ह्यूमन बीइंग्स पे। ठीक है, अब मैं जब बात करता हूँ एक ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, तो उसके अंदर ये सारे ही लाइफ प्रोसेस अकर कर रहे हैं, वेरियस तरह के लाइफ प्रोसेस अकर कर रहे हैं। जैसे सर उसके अंदर भी रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और ये सारे ही लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये सारे ही लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बीइंग के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, ये सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बीइंग के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। जैसे सर मतलब अगर मैं बात करूँ हर एक लाइफ प्रोसेस को, फॉर परफॉर्मिंग ईच लाइफ प्रोसेस वी हैव अ पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल रेस्पिरेशन को करने के लिए हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन को करने के लिए हमारे पास होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन को करने के लिए हमारे पास होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेशन को करने के लिए हमारे पास होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लाने के लिए हमारे बॉडी में होता है कंट्रोल सिस्टम। क्या होता है बेटा? कंट्रोल सिस्टम, जिसे आप नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम के माध्यम से जानते हैं। क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? समझ में आ रहा? तो मैंने क्या कहा, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कई तरह की लाइफ प्रोसेस अकर करते हैं और हर एक लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए उनके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम होता है। जैसे डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम,
वैसे रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर सर्कुलेशन को परफॉर्म करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए होता है कंट्रोल सिस्टम। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब सर क्या इसके अलावा भी कोई ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग के अंदर? तो बेटा ह्यूमन बीइंग के अंदर इसके अलावा भी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी ऑर्गन होते हैं। अगर ऑर्गन हमारे शरीर के बाहर होगा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। क्या कहते हैं बेटा? एक्सटर्नल ऑर्गन। ठीक है, और अगर हमारे शरीर के भीतर होगा, भीतर मतलब अंदर होगा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन। क्या कहते हैं बेटा? इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, तो सर इस ऑर्गन सिस्टम के अलावा भी हमारे बॉडी के अंदर कई तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट है। आपके कहने का मतलब ये है? जी हाँ बेटा, ठीक है। और अगर वो ऑर्गन बाहर होंगे तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन, और अगर अंदर होंगे तो उसे कहते हैं इंटरनल ऑर्गन। क्या कहते हैं बेटा? इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, तो ऑर्गन दो जगह पे लोकेट है, ऑर्गन्स दो जगह पे लोकेट है। एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल माने क्या होता है बेटा? बाहर। क्या होता है? बाहर। और इंटरनल मतलब क्या होता है? अंदर। तो हमारे शरीर के अगर अंदर ऑर्गन होंगे तो उसे हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं, और अगर बाहर होंगे तो उसे हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्गन जो होते हैं ना हमारे बाहर और अंदर, ठीक है, ये दोनों ऑर्गन इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं। कैसे फंक्शन करते हैं बेटा? इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं। कैसे फंक्शन करते हैं बेटा? इंडिपेंडेंट। कैसे फंक्शन करते हैं? इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं, लेकिन बट, ठीक है, लेकिन कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ बेटा। क्लियर है क्या बेटा? समझ में आ रहा चीज़ें? ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है वो पढ़ा। फिर अगर लाइफ प्रोसेस होगा, ठीक है, तो उसे हम लिविंग कहेंगे, अगर नहीं होगा तो उसे हम नॉन लिविंग कहेंगे। फिर हमने इस चैप्टर में खाली लिविंग में बात करनी है। ठीक है, लिविंग की बात करनी है। लिविंग में भी हमें एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करना है, वो है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कई तरह के लाइफ प्रोसेस अकर करते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। और उन सारे या फिर ऐसा कहना सही होगा, उचित होगा कि हर एक लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारे अंदर एक स्पेसिफिक तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं। उसकी बात हमने की बराबर। फिर हमने ये पढ़ा कि ऑर्गन सिस्टम के अलावा भी कोई ऑर्गन होता है क्या? तो आपने पढ़ा कि हाँ जी होता है। अगर बाहर होंगे तो उसे हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं, और अंदर होंगे तो उसे हम इंटरनल ऑर्गन्स कहेंगे। और ये दोनों जो ऑर्गन्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं, मतलब इनके ऊपर किसी के ऊपर ये निर्भर नहीं होते। ठीक है, अपने काम के लिए अपना काम स्वतंत्र मतलब खुद से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं, मतलब ऑर्गन सिस्टम के साथ तालमेल के साथ करते हैं। अपना फंक्शन ये खुद ही कर रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, बट ऑर्गन सिस्टम के साथ ये तालमेल बनाए रखते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम के साथ तालमेल बनाए रखते हैं। क्लियर है क्या? कुछ डाउट है इसमें? अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई बेटा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं ये सारे ही जितने भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं, उसको परफॉर्म कौन कर रहा है? ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गन्स। ठीक है, हमारे अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं सबकी बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो वो ऐसे ही काम करेंगे क्या? एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ बेटा आपको। आप अपने घर को पेंट करा रहे हो, ठीक है, तो पेंट आप अपने घर को कराओगे तो जो पेंटर को बुलाओगे क्या वो आपका घर फ्री में पेंट करेगा? नहीं करेगा ना फ्री में पेंट। वैसे ही बेटा हमारा जो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम हमारे
फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर जितने भी ऑर्गन हमारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे ही ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को रिक्वायर होता है एक चीज़ जिसका नाम है बेटा एनर्जी। क्या नाम है बेटा? एनर्जी। ठीक है, उनको एक चीज़ चाहिए होता है, अगर ये मिलेगा तो वो काम करेंगे, और वो क्या चीज़ है बेटा? एनर्जी। ठीक है, अगर एनर्जी मिलेगा तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन है वो सारे ही फंक्शन परफॉर्म होंगे, और सारे ही फंक्शन परफॉर्म होंगे तो हमारा बॉडी अच्छे से काम करेगा, प्रॉपरली परफॉर्म करेगा, और हम लिविंग रहेंगे। अगर मान लो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं बन रहा, तो एनर्जी नहीं बन रहा तो हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम बराबर काम नहीं करेंगे, ऑर्गन सिस्टम बराबर काम नहीं करेंगे तो लाइफ प्रोसेस नहीं होगा, और लाइफ प्रोसेस नहीं होगा तो आपको पता है हम मर जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्योंकि लाइफ प्रोसेस जीवन के अस्तित्व के लिए ज़रूरी होता है। समझ में आया? यही हमने पढ़ा अभी तक। यस और नो? तो ये सारे ही सिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिना एनर्जी के ये सिस्टम काम कर सकता नहीं है। और आप में से सारे बच्चों को पता है, सारे बच्चों को पता है एनर्जी मिलता है फूड से, बराबर? एनर्जी मिलता है फूड से। ऐसा आपने रहम पाल रखा हुआ है, मतलब आपको मैं 50% सही करूँगा। क्यों? क्योंकि हाँ, फूड से भी मिलता है, फूड भी सहभागी होता है, ठीक है, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन आप अगर कहेंगे कि क्या सर अकेला फूड ही एनर्जी बनाता है, तो मेरी सहमति उसमें नहीं है। ठीक है, मेरे को आप अपने से अलग रखिएगा, मुझे आप अपने साथ नहीं जोड़िएगा। ठीक है? क्यों बेटा? क्योंकि फूड अकेले एनर्जी नहीं बनाता, फूड के साथ साथ एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है बेटा ऑक्सीजन। वो है क्या है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और फूड दोनों मिल के क्या बनाते हैं? एनर्जी। क्या बनाते हैं बेटा? एनर्जी। मतलब सर आपका ये कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ फूड होगा तो एनर्जी बनेगा नहीं। बिल्कुल सही बेटा, अगर सिर्फ फूड होगा तो एनर्जी बनेगा नहीं। फूड के साथ एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है बेटा ऑक्सीजन। अगर फूड और ऑक्सीजन दोनों मिलेगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन संभव ही नहीं है। ठीक है, मुमकिन ही नहीं है। ये दिमाग, आप ये जो लाइन है उसको आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि अगर सिर्फ फूड होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन मुमकिन नहीं है हमारे अंदर। ठीक है बेटा, फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी ज़रूरी है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब आप बहुत सारे फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं। आप अगर मैं बात करूँ फूड की, तो आप बहुत सारे फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं। अगर से मैं बात करूँ फूड की, तो आप बहुत सारे फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, फिर बाद में चावल होता है, सब्जी होती है, पिज़्ज़ा होता है, बर्गर होता है, इडली होता है, डोसा होता है। मतलब आए दिन आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा मुंह के अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, वाई वी आर ईटिंग दिस? फॉर गेटिंग एनर्जी। बट एनर्जी कैसे फूड से मिलेगा? तो आप में से आप सारे बच्चों को ये पता है कि अकेले सिर्फ फूड से एनर्जी मिलता नहीं है, फूड के साथ एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, वो क्या है बेटा? ऑक्सीजन। जब फूड और ऑक्सीजन दोनों मिल जाता है तभी किसका प्रोडक्शन होता है? एनर्जी का। ठीक है, फूड और ऑक्सीजन जब दोनों मिलेगा तभी किसका प्रोडक्शन होगा बेटा? एनर्जी का। समझ में आया? ठीक है, अब हम बात कर रहे थे फूड की। किसकी बात कर रहे थे बेटा? फूड की। अब ये टॉपिक क्लियर हो गया, अब हम पकड़ रहे हैं फूड को। फूड को समझते हैं। तो फूड के अंदर बेटा एक कंपोनेंट होता है, अगर आपको पता है फूड के अंदर एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, फूड के अंदर एक कंपोनेंट होता है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। फूड के अंदर एक कंपोनेंट होता है, फूड के अंदर एक कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फूड के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और न्यूट्रिएंट्स बेसिकली अपने काम के, अपने फंक्शन के
हिसाब से दो ग्रुप में क्लासिफाइड है, ठीक है। मतलब उनका हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है उसके बेसिस पे ये न्यूट्रिएंट्स दो ग्रुप में क्लासिफाइड है या फिर इनको दो ग्रुप में बाइफरकेट किया गया है, ठीक है। एक है बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक है बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट को समझते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज अमाउंट। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज अमाउंट। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें हमारे शरीर को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, जो हमारे शरीर को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं बेटा? मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर ली। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? तो वो है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। ये तीन न्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर इनकी जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी को लार्ज चाहिए होती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा चाहिए होती है। तो जब ज़्यादा अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, उन न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, और वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की। माइक्रो का मतलब आप में से कई बच्चों को पता होगा स्मॉल, ठीक है। ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि हमारे शरीर को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, उन न्यूट्रिएंट को हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। उन न्यूट्रिएंट को हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। एक बार फिर से बोलता हूँ बेटा, ऐसे न्यूट्रिएंट जिसकी क्वांटिटी हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है, उन न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और उस कौन है सर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? उसके एग्जांपल्स क्या है? तो विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये दोनों ही माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है बेटा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले ये सारी चीज़ें आप लोग को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फूड के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो दो ग्रुप में क्लासिफाइड है। एक, जब हमारे बॉडी के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी में ज़्यादा चाहिए होते हैं, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, उन न्यूट्रिएंट को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और जिसकी अमाउंट कम होती है, ठीक है, हमारे बॉडी को जो कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल अपन ने पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल है विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। अब एक एक करके इन न्यूट्रिएंट्स को समझते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। शुरुआत मैक्रो से करते हैं, और मैक्रो में जो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहला। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना बेटा, इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि ये किससे बनता है। मेड अप ऑफ किससे बनता है बेटा? मेड अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। किसका बनता है बेटा? शुगर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। किसका बनता है बेटा? शुगर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल्स का बनता है। अब इस चैप्टर के अंदर जिस शुगर मॉलिक्यूल्स की हम जिक्र करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो बेटा ग्लूकोज। क्या है बेटा? ग्लूकोज। हमारा पूरा फोकस होगा ग्लूकोज के ऊपर। किसके ऊपर होगा बेटा? ग्लूकोज को, ठीक है।
अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनता किससे, शुगर मॉलिक्यूल्स। एक शुगर मॉलिक्यूल्स होता है तो उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड, दो होता है तो डाइसैकेराइड, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। दो से अगर अधिक होगा तो उसको ट्राई बोला जाता है, फिर टेट्रा बोला जाता है, लेकिन हम ऐसा कंसिडर करेंगे अगर दो से अधिक होगा तो उसको पॉलीसैकेराइड कहेंगे, ठीक है। एक लंबे चेन से शुगर मॉलिक्यूल के क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया। और हम किस शुगर मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में बात करने वाले हैं, ग्लूकोज। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बात करते हैं इसकी सोर्स, कहाँ कहाँ से ये मिलता है, किस खाने से ये मिलता है, ठीक है, क्या क्या इसके सोर्स है। तो आप लोग को पता है राइस से मिलता है, वीट से मिलता है, जैगरी से मिलता है, जैगरी से मिलता है, और भी इसके अन्य सोर्स है जहाँ से ये हमको मिलता है, ठीक है। इसके सोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, राइस है, वीट है, जैगरी है, और भी बहुत सारे अन्य सोर्स है जहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पे बेटा हमको कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मिलता है, ऐसे ही सोर्स की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का ही जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो किस किस में होता है, राइस में होता है, वीट्स में होता है, जैगरी में होता है, और एक और चीज़ जिसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, सीरियल्स, ठीक है। और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज की हमने बात कर ली, कौन से सोर्स से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कौन से ऐसे सोर्स है जिससे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की मिलता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो वो है राइस, वीट, जैगरी, सीरियल एक्सेट्रा। अब आगे बात कर लेते हैं, सोर्स हमने समझ लिया। अब आगे बात करते हैं बेटा इसके रोल की, हमारे बॉडी के अंदर इसका रोल क्या होता है, रोल माने फंक्शन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, रोल क्या है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये मेन सोर्स है बेटा, ये मेन सोर्स है, ये मेन सोर्स है, ये मेन सोर्स है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ये मेन सोर्स है किसके लिए बेटा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए बेटा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। समझ में आया क्या, ये मेन सोर्स है किसके लिए बेटा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इसका फंक्शन ही है हमारे बॉडी के अंदर कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। इसका फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर यही है कि ये किसका प्रोडक्शन करेगा बेटा, एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी का प्रोडक्शन इसका मेन फंक्शन है, या फिर इसका मेन रोल हमारे बॉडी के अंदर क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। समझ में आया। आगे बात करते हैं, अब सर कितना एनर्जी ये दे देता है, तो लगभग बेटा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम ऑफ 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 कार्बोहाइड्रेट से लगभग हमें मिलती है 4 किलो कैलोरी एनर्जी। कितना मिलता है बेटा, 4 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी। समझ में आया क्या, 4 किलो कैलोरी एनर्जी, 4 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज में आ सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू डैश किलो कैलोरी एनर्जी। तो यू नो दैट आंसर इज 4 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है बेटा। समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इतना ही दिया हुआ है फिलहाल, ठीक है। आगे बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली, अब दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं जो कि है बेटा प्रोटीन। दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करने वाले जो कि क्या है बेटा, प्रोटीन। दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करने वाले जो कि है बेटा प्रोटीन। क्या है बेटा, प्रोटीन, प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन सर किसके बनते हैं, तो सेम चीज है बेटा, ठीक है। सबसे पहला प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। ये क्या ना उचित होगा, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन एक लंबे चेन ऑफ अमीनो एसिड से बनते हैं बेटा, ठीक है। प्रोटीन एक लंबे चेन ऑफ अमीनो एसिड से बनते हैं, ठीक है।
और ये अमीनो एसिड ये देखो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये एक अमीनो एसिड है, ये एक दूसरा अमीनो एसिड है, ये एक तीसरा अमीनो एसिड है, ये एक चौथा अमीनो एसिड है, ये एक पांचवा अमीनो एसिड है। एक ऐसा लंबा चेन होता है अमीनो एसिड का, ठीक है। क्या सर ये हवा में उड़ते रहते हैं? नहीं, हवा में नहीं उड़ते हैं, ये जॉइंट होते हैं टुगेदर, ये जॉइंट होते हैं टुगेदर बाय ए बॉन्ड जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड जॉइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन, and that long chain of amino acid is called as protein, ठीक है। तो प्रोटीन एक लंबे चेन ऑफ अमीनो एसिड से बने हुए हैं, और ये अमीनो एसिड जॉइन है एक बॉन्ड से। उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब सोर्सेस की बात कर लेते हैं, सेकेंड सोर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके सोर्स दो तरह के होते हैं। अमीनो एसिड के जो सोर्स है वो दो तरह के हैं, मतलब दो सोर्स हैं, ठीक है। दो टाइप के सोर्स हैं। एक है वेजिटेरियन और दूसरा है नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी मांसाहारी, ठीक है। वेजिटेरियन सोर्स क्या ही हो सकते हैं? तो आप लोग में से बहुत लोग को पता है वेजिटेरियन सोर्स बहुत सारे हैं। उसमें से मैं कुछ एक एग्जांपल्स दे देता हूँ। लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट हो गया, फिर बाद में पनीर हो गया, फिर बाद में मिल्क हो गया और एक्सेट्रा बेटा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन सोर्स है प्रोटीन के जो हमको वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। फिर बाद में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमें मतलब अलग अलग तरह के सोर्स से मिलता है प्रोटीन, ठीक है। तो वेजिटेरियन सोर्स में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए, लेग्यूमिनस प्लांट, पनीर, मिल्क एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, सबकी बात नहीं करूँगा, वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बड़ा हो गया है, ठीक है, और बड़ा नहीं करना है। नॉन वेजिटेरियन सोर्स जो है बेटा, उसके एग्जांपल्स क्या है? नॉन वेजिटेरियन आपको पता है एनिमल्स रहेंगे, एनिमल्स में रहेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हो गए मीट, चिकन हो गया, एग्स हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे ही नॉन वेजिटेरियन सोर्स है। और जो एनिमल से, ठीक है, एनिमल से जो प्रोटीन मिलते हैं, एनिमल से जो प्रोटीन मिलते हैं, उस प्रोटीन को हम कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट क्लास प्रोटीन। क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट क्लास प्रोटीन, ठीक है। एनिमल से जो प्रोटीन मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट क्लास प्रोटीन। समझ में आया क्या? क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को? एनिमल हैव एनी डाउट? नहीं, कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इतनी धीमे जा रहा हूँ, सारी चीज़ें आप लोग को एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। हमारे स्लोगन ही है, हमारा एक लाइन ही है, चलिए शुरू करते हैं बेसिक से ब्रिलियंस का सफ़र। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बेसिक से बताऊँ, तो एकदम बेसिक से बता रहा हूँ और एकदम चीज़ें इतनी क्लियर रख रहा हूँ आपके सामने कि वो आपके दिमाग में सेट हो जानी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें सेट हो जानी है, इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। और आप लोग भी घर पे बैठ के मेहनत करिए, पढ़िए, लगन लगा के पढ़िए, दिल से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि एक टीचर को ना बेटा यही चाहिए होता है कि उसका स्टूडेंट पढ़े, ठीक है, पढ़े और मज़ा आ जाए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है बेटा, समझा। तो ये इतनी चीज़ें आप लोग को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट की, जिसका नाम क्या है बेटा? फैट्स। क्या नाम है बेटा? फैट्स की बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले ना यहाँ पे मैंने सोर्स बता दिया आप लोग को, लेकिन इसका रोल नहीं बताया। तो रोल के लिए जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे रोल के लिए जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। इसका जो रोल होता है ना बेटा, रोल मतलब फंक्शन, ये जितने भी हमारे बॉडी के अंदर कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन।
इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन। अगर एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताऊं ना, तो आपको मालूम है, आप लोग ने पढ़ा हुआ है डीएनए के ऊपर ऐसे जीन्स होते हैं, बराबर, जीन्स होते हैं ऐसे, और ये जीन्स बनाते हैं प्रोटीन्स। और प्रोटीन जो होता है ना, उसका काम होता है कैरेक्टर्स देना। क्या देना बेटा? कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है, ठीक है, कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? प्रोटीन की वजह से, ठीक है। जैसे मेरे स्किन का कलर, वो एक प्रोटीन की वजह से होता है, वो एक प्रोटीन की वजह से होता है जिसका नाम है मेलेनिन। क्या नाम है बेटा? मेलेनिन, ठीक है, मेलेनिन नाम है। ये कॉपी कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ, फटाक से कॉपी करना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं अभी आगे बात करने वाला हूँ, इसीलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है बेटा? प्रोटीन का काम क्या है? कैरेक्टर्स देना। क्या देना बेटा? कैरेक्टर्स, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं वो सारे ही प्रोटीन की वजह से हो रहे हैं। जैसे मैंने बात की स्किन का कलर, स्किन का कलर वो एक प्रोटीन की वजह से होता है जिसका नाम है मेलेनिन। क्या नाम है बेटा? मेलेनिन। मेलेनिन नाम के प्रोटीन की वजह से हमारे अंदर स्किन का कलर आता है, ठीक है, स्किन का कलर होता है। तो वो कलर एक प्रोटीन की वजह से होता है जिसका नाम क्या है? मेलेनिन, ठीक है। हमारे अंदर हेयर का भी कैरेक्टर है ना, ठीक है, हेयर भी एक कैरेक्टर है, तो वो भी एक प्रोटीन की वजह से है जिसका नाम है कैरेटिन। क्या नाम है बेटा? कैरेटिन, ठीक है, कैरेटिन नाम है। और एक अगर सिंपल चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो हमारा हर एक जो सेल है, हमारा हर एक जो सेल है उसके अंदर जो उसका मेम्ब्रेन होता है ना, सेल वॉल होता है, फिर उसके बाद एक अंदर मेम्ब्रेन होता है उसके, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसकी बात मैं करूंगा फर्स्ट चैप्टर में, फिलहाल अभी सुन लो ना। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर भी प्रोटीन होती है, ठीक है, इसके अंदर भी प्रोटीन होती है। अगर प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर होंगे तो उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, और अगर बाहर होंगे, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होंगे, बाहर मतलब आउटर रहेंगे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्या कहते हैं बेटा? पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं सब, यहाँ तक बोन की बात कर लो, बोन भी एक प्रोटीन की वजह से बनता है जिसका नाम है ऑसिन, ठीक है। फिर बाद में मसल्स की बात कर लो, मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, तो वो भी एक प्रोटीन की वजह से करता है जिसका नाम है बेटा एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं वो सारे ही कैरेक्टर प्रोटीन की वजह से भैया एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन का काम ही है हमारे बॉडी के अंदर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना। जितने भी कैरेक्टर हमारे बॉडी के अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं वो सारे ही प्रोटीन की वजह से ही हो रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट। समझा क्या? आगे बात करते हैं, आगे आता हूँ ज़रा बेटा, और आप लोग को बताता हूँ कि इसका एक सेकेंडरी काम भी होता है, सेकेंडरी फंक्शन भी है, सेकेंडरी फंक्शन भी है। सेकेंडरी फंक्शन भी है। अब सेकेंडरी फंक्शन ये है इसका बेटा कि ना, अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटीन का कंजम्पशन हमने कर लिया, प्रोटीन खा लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमने खा लिया, तो वो प्रोटीन अब हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होंगे। डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन किससे बना हुआ था? अमीनो एसिड से ना, तो डाइजेशन के बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल हो जाते हैं, तो फिर हमें अमीनो एसिड ही मिल जाते हैं। तो वो अमीनो एसिड अगर हमारे शरीर में एक्सेसिव हो गए, ज़्यादा हो गए, ठीक है, अगर ज़्यादा जमा हो गए, ठीक है, तो पहला काम क्या है? प्रोटीन बनाना, ये सारे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अमीनो एसिड जुड़ेंगे आपस में और अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाएंगे क्योंकि उनको कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है, ठीक है।
और अगर फिर भी अगर अमीनो एसिड बच गए, उसके बाद भी अगर एक्सेसिव अमीनो एसिड बच गए, तो वो अमीनो एसिड लीवर के अंदर जाता है। वो अमीनो एसिड कहाँ पे जाता है बेटा? लीवर के अंदर। कहाँ पे जाता है? लीवर के अंदर। और फिर लीवर उसको कन्वर्ट करता है अमोनिया में, और फिर अमोनिया जो होता है वो यूरिनेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लियर है? और उसके बाद भी अगर कुछ बेटा एक्सेसिव अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर है, उसके बाद भी अगर अमीनो एसिड है, तो भैया इस अमीनो एसिड को हम अपने शरीर से जाने नहीं देंगे। ये लीवर के अंदर गया, ठीक है, ये लीवर के अंदर गया। लीवर भैया क्या करेगा? ये अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर देगा। ये अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लूकोज। किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक बार फिर से बोलता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। अगर उसके बाद भी अमीनो एसिड बच गए, ठीक है, उसके बाद भी अगर अमीनो एसिड बच गए, जो एक्सेसिव अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर जमा हो गए, तो वो जाएंगे लीवर के पास। लीवर उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, ठीक है, और ग्लूकोज जो हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा लीवर के अंदर। ठीक है, लीवर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर भी अगर अमीनो एसिड बच गए, तो वो अमीनो एसिड लीवर के अंदर है, लीवर उसको कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में, और फिर अमोनिया के थ्रू, अमोनिया जब यूरिनेशन होगा तो उसके थ्रू हमारे बॉडी के बाहर निकल जाएगा। समझ में आया क्या? क्लियर है? कुछ डाउट है? पक्का समझ में आया? अब इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है। ये चीज़ दी हुई है कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितनी एनर्जी बनाता है। इसका काम है बेटा, एनर्जी भी ये प्रोडक्शन करता है। अगर इन केस मान लो कि भाई कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रेजेंट है, तो उस केस में प्रोटीन एनर्जी बनाएगा, और प्रोटीन अगर एनर्जी बनाएगा तो कितना बनाएगा, ये सवाल आता है। तो बनाएगा बेटा 4 किलो कैलोरी। कितना बनाएगा? 4 किलो कैलोरी। कितना एनर्जी बनाएगा? 4 किलो कैलोरी। समझ में आया क्या? जितना कार्बोहाइड्रेट बनाना था ना, उतना ही प्रोटीन भी बनाता है। ठीक है, कुछ फर्क नहीं है, ये भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी ही बनाता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरी एनर्जी। समझ में आया? कंसेप्ट बैठ गया। बात करते हैं आप फैट्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? फैट्स की। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया मुझे पता है, लेकिन समझ में आना चाहिए यार, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी तो चीजें समझेगी और मजा आएगा पढ़ने में, बराबर ना? तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी होता है बेटा। ठीक है, रट्टा क्या ही होता है यार, रट्टा मान लोगे अभी, आगे क्या होगा फिर? इसके लिए ये बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बाद में प्रॉब्लम ही नहीं हो। और अपन बेसिक से लेके जो 10th स्टैंडर्ड के बाद 12th भी पढ़ाएंगे, 11th भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाना है अपने को। ठीक है, तो टेंशन लेने का ही नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहो। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन की, थर्ड टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट की, जो कि है फैट्स। क्या है बेटा? फैट्स। ठीक है, फैट्स की बात कर लेते हैं। अब फैट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, फैट्स की बात कर लेते हैं। तो फैट जो है बेटा वो क्या होता है, जल्दी बताओ जरा, फैट्स क्या होता है? तो फैट्स आप लोग को पता है, ये बनता है 2 चीज़ों से। फैट जो होता है वो 2 चीज़ों से बनता है। लंबे से चेन ऑफ, एक लॉन्ग चेन होता है, लंबा चेन होता है फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जिसको आप अल्कोहल भी बोल सकते हो। ठीक है, ग्लिसरॉल या फिर अल्कोहल के लंबे से चेन से बनता है बेटा फैट्स। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, फैटी एसिड का एक लंबा चेन होता है ग्लिसरॉल के साथ, या फिर आपके बुक के अंदर दिया हुआ है अल्कोहल के साथ एक लंबा चेन होता है। ठीक है, अल्कोहल के साथ एक लंबा चेन होता है, और वो दोनों मिलके बनाते हैं फैट्स। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैट एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल से बनता है। क्लियर है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल से बनता है। फैट 2 चीजों से बनता है, फैटी एसिड और अल्कोहल, एक लंबे चेन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल से। क्लियर है?
अब बात कर लेते हैं बेटा, इसका सोर्स आप लोग में दिया नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर सोर्स भी पढ़ना है तो वो भी बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, सब इधर पढ़ेंगे अपन। घी हो गया बेटा, ठीक है, सोर्स एक घी हो गया। फिर दूसरा क्या है बेटा, घी के बाद क्या हो सकता है जल्दी बताओ, ऑयल हो गया, ठीक है, चीज हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है अपने पास, ठीक है। तो ये सारे से फैट्स मिलता है, ये सोर्स है बेटा फैट्स के, ठीक है। फिर उसके बाद में बात कर लेता हूँ फैट का रोल क्या होता है, फैट का रोल क्या होता है। तो फैट का रोल होता है बेटा, ये इसका रोल तुम्हारे मतलब बुक के अंदर दिया हुआ नहीं है, बट अगर इन केस मान लो कि हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन, इन केस ऑफ in case of starvation in case of starvation in case of starvation starvation मतलब समझता है ना, ठीक है, आप भूखे हो मतलब खाना नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन है, ठीक है। हंगर लाइक सिचुएशन है, भूख लग रही है, हंगर लाइक सिचुएशन, भूख लग रही है भाई, स्टारवेशन है, खाना नहीं मिला है, ठीक है। फिर या फिर अपना फास्ट है, क्या है बेटा, फास्ट है, ठीक है। इन दैट सिचुएशन, इन केस ऑफ स्टारवेशन, हंगर लाइक सिचुएशन, फास्ट, जो बेटा फैट्स होते हैं ना, फैट जो होते हैं ना, जो हमारे बॉडी के अंदर फैट्स होते हैं ना, वो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। जो फैट्स होते हैं ना वो बेटा क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। सर ये फैट्स होते कहाँ हैं, तो ये जो फैट्स अगर हमारे शरीर के अंदर एक्सेसिव हो जाएंगे, ठीक है, तो वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बना लेते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बन जाते हैं, चर्बी बन जाता है हमारे शरीर में। और फिर बाद में अगर हम भूखे हैं, स्टारवेशन है, उपवास किया हुआ है, तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, जो फैट स्टोर है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, उस फैट को इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। किस केस के अंदर, स्टारवेशन, हंगर लाइक सिचुएशन के अंदर और फास्ट के अंदर, ठीक है। जो फैट स्टोर रहेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, चर्बी के अंदर जो फैट स्टोर है वो फैट को यूज किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मान लो कि आप बहुत दिन से अगर भूखे रहोगे, 2-3 दिन बराबर से आपने 3-4 दिन खाना नहीं खाया, एक हफ्ते बराबर से खाना नहीं खाया, तो क्या होगा ना, धीरे धीरे आपकी बॉडी की जो चर्बी रहेगी ना वो धीरे धीरे ना कम होने लगेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप बराबर से खाना नहीं खा रहे हो और बॉडी को ग्लूकोज मिल नहीं रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल नहीं रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा नहीं तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा, जो फैट हम जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फैट स्टोर रहेगा ना, जमा किया गया है आपातकालीन सिचुएशन के लिए, ठीक है, उस सिचुएशन में जो फैट स्टोर है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, उस फैट्स को इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, समझा। अब सर कितना 1 ग्राम ऑफ फैट से कितना एनर्जी मिल जाता है, 1 ग्राम ऑफ फैट से कितना एनर्जी मिलता है ये भी बता दो। तो ये इससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है बेटा 9 किलो कैलोरी, कितना एनर्जी मिलता है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही थी, प्रोटीन में 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही थी, फैट के अंदर 1 ग्राम ऑफ फैट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। क्लियर है, कंसेप्ट बैठ गया, पक्का। किसी को कुछ डाउट है, एक बार फटाक से सब आ जाओ, फटाक से हो गया, सेशन वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है, सेशन यहीं पे ख़त्म करना है। एक बार फटाक से जो किया वो एक बार रिकैप कर लेते, फटाफट रिकैप कर लेते, फटाफट समरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस होता क्या है, अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेस होते हैं। उन लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ठीक है, उन लाइफ प्रोसेस के परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। और उन ऑर्गन सिस्टम्स के अलावा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, ठीक है, वो ऑर्गन इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं बट कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं।
और ये सारे जो फंक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, इस काम जो भी हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, लाइफ प्रोसेस जो भी परफॉर्म हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको चाहिए होता है काम करने के लिए एनर्जी। और एनर्जी मिलता है फूड प्लस ऑक्सीजन, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों नेसेसरी है, दोनों होगा तभी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, बराबर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बेटा जो फूड होता है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर कितना अमाउंट में न्यूट्रिएंट हमें चाहिए उसके बेसिस पे दो न्यूट्रिएंट्स के ग्रुप बने हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट बना हुआ है, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट बना हुआ है। मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर को अधिक अमाउंट में चाहिए होते हैं, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है जो न्यूट्रिएंट, उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, बराबर। फिर बाद में हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट की एग्जाम्पल्स को देखा। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। फिर कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्स है, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है, फिर कार्बोहाइड्रेट के अंदर शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। शुगर मॉलिक्यूल्स में हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है ग्लूकोज, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई उसका काम क्या होता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो उसका काम एनर्जी प्रोडक्शन का होता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी बना के देता है। फिर हमने बात की प्रोटीन की। प्रोटीन किससे बना हुआ है, तो आप सबको पता है अमीनो एसिड से बना हुआ है। अमीनो एसिड किससे जॉइंट है, तो पेप्टाइड बॉन्ड से जॉइंट है, ठीक है। सोर्सेज क्या है, तो वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। नॉन वेजिटेरियन सोर्स जो होते हैं वो एनिमल से होते हैं। एनिमल्स के प्रोटीन को हम कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन, ठीक है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। फिर उसके फंक्शन क्या होते हैं हमने ये जाना, तो उसके फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स जितने भी एक्सप्रेस हो रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन हमने बात की। फिर उसके बाद उसके अलावा भी उसका कुछ काम होता है, तो अगर हमारे बॉडी के अंदर अधिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो जाएगा तो वो प्रोटीन को फिर लिवर में कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर उसके बाद भी अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड से बने हुए, अगर अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर और भी रह गए, ठीक है, और भी है, एक्सेसिव है, ठीक है, तो फिर उस अमीनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट करके यूरिनेशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया था, इतना क्लियर था। फिर हमने ये पढ़ा कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें मिलता है 4 किलो कैलोरी एनर्जी। फिर हमने बात की लास्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट की जिसका नाम है फैट, ठीक है। फैट बना हुआ है एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल से, ठीक है। अल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल आपके बुक के अंदर जो दिया हुआ है वो देख लेना आप एक बार, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा उसके सोर्स क्या है, तो घी हो गया, ऑयल हो गया, फिर उसके बाद चीज़ हो गया, ये सारे सोर्स है उसके। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई उसका काम क्या होता है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। फैट जो होता है हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है, तो सर चर्बी है, ठीक है, चर्बी है। और ये चर्बी कब इस्तेमाल होती है, तो जब हम भूखे होते हैं, हमने उपवास किया हुआ है, हमें खाना नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन है, ठीक है, ठीक है। इन दैट सिचुएशन जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर जो फैट स्टोर है उस फैट्स को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। बिकॉज हम खाना खा नहीं रहे, तो खाना नहीं खाएंगे तो हमें बॉडी के अंदर ग्लूकोज आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे अंदर बॉडी के जो फैट स्टोर है वो फैट्स आप क्या कर रहे हैं बेटा, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन ये नहीं है, इनका ये सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। अगर इन केस ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होगा तो फिर फैट इस्तेमाल होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और अगर इस्तेमाल होंगे तो 1 ग्राम फैट से हमें मिलेगा 9 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। तो बेटा सीखते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। सीखते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में एक और जोश के साथ, ठीक है। अब मैंने वीडियो बना दी, मेरा काम कर दिया है, अब आप लोग को प्यार देना है, ठीक है। आपके प्यार से डिसाइड होगा कि मेरा एनर्जी का लेवल क्या होने वाला है, मेरा एनर्जी का लेवल क्या होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, वो आपके प्यार से डिसाइड होने वाला है, ठीक है। तो आप बेटा खाली एक चीज़ दो, खूब सारे कमेंट कर दो, आग लगा दो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करो वीडियो, उसको भी ये जितना अपन ने नॉलेज अभी
गेन किया उसको भी वो नॉलेज को लेने दो, ठीक है, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ठीक है। तो उसको भी वो नॉलेज लेने दो, अगर आपको पसंद आया है तो ठीक है, अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।